शुरू करने से पहले मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि ये दास्तान मुझे एक सब्सक्राइबर अहमद ने भेजी है। उसने बताया कि ये वाक़या आज भी उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खौफनाक और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस कहानी को निहायत तवज्जो से सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो एक आम शख्स के साथ पेश आई। तो आइए सुनते हैं अहमद की जुबानी उसकी जिंदगी की वो दास्तान जिसने उसकी तमाम खुशियों को तारीक सायों में बदल दिया। मेरा नाम अहमद है और मैं फैसलाबाद जैसे एक छोटे मगर जुड़े हुए शहर में पैदा हुआ और वहीं परवान चढ़ा। हमारा खानदान 3 भाइयों और 2 बहनों पर मुश्तमिल था। हमारा घर अगरचा पुराना था लेकिन मोहब्बतों और कहकाहों से गूंजता था। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और उनका हमेशा से ये ख्वाब था कि हम सब आला तालीम हासिल करें और एक अच्छी कामयाब जिंदगी गुजारें। हमारे बचपन से ही तालीम पर जोर दिया गया और अगरचा स्कूल की सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी, मगर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि वही सख्तियां हमारी मजबूत बुनियाद बनी। मेरी बहनों ने भी मैट्रिक तक तालीम हासिल की, जिस पर मेरे वालिद साहब हमेशा फख्र करते थे कि उनकी बेटियां भी पढ़ी लिखी हैं। मेरा बड़ा भाई फरहान बहुत ज़हीन था। उसने हमेशा पढ़ाई में सबसे आगे रहकर खानदान का नाम रोशन किया और आज वो एक कामयाब डॉक्टर है। मेरे छोटे भाई उमर ने भी अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छी मुलाजमत हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने भी कई जगहों पर नौकरी के लिए दरखास्तें दी और कुछ नाकामियों के बाद आखिरकार मुझे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में नौकरी मिल गई। वो लम्हा मेरी जिंदगी में एक बड़ा सुकून लेकर आया। 2 साल बाद मेरी शादी सायरा से हो गई और हमारे घर में एक नई खुशी और रोशनी आ गई। फरहान भाई की नौकरी दूसरे शहर में लगी तो वो अपने खानदान के साथ वहां मुंतकिल हो गए। वक्त परवास करने लगा और मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मेरी तनख्वाह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ रकम जमा कर ली। मेरा दिल चाहा कि अब पुराने घर को छोड़कर एक नया और बड़ा घर बनाया जाए, जहां मेरे बच्चों को खेलने और बढ़ने के लिए एक बेहतर माहौल मिले। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर प्लॉट तलाश करने शुरू कर दिए। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई, जिसने मुझे बताया कि शहर से थोड़ा हटकर एक नई कॉलोनी बनी है और वहां कब्रिस्तान के करीब प्लॉट दस्तयाब है। जब उसने कीमत बताई तो मुझे लगा कि ये मेरे बजट में है। पहले तो मेरे दिल में झग हुई। कब्रिस्तान के करीब घर बनाना, एक अजीब सा एहसास मुझे घेर गया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि वहां पहले ही कई घर बन चुके हैं, लोग रहते हैं और बच्चों के खेलने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं डीलर के साथ प्लॉट देखने गया। जब हम वहां पहुंचे तो सामने एक खुला प्लॉट नजर आया जो कब्रिस्तान की दीवार के काफी करीब था। ताहम ये इतना भी करीब नहीं था जितना मैंने सोचा था। बीच में एक मुनासिब फासला था। शाम का वक्त था और सूरज कब्रिस्तान के घने दरख्तों के पीछे ढल रहा था। कुछ ही देर में अज़ाने मगरिब की आवाज गूंजी और पूरे माहौल पर एक गहरी संजीदगी और खामोशी छा गई। मैंने खुद को समझाया कि कब्रिस्तान तो अल्लाह के बंदों की आखिरी आरामगाह है, यहां खौफ की कोई वजह नहीं। यही सोचकर मैंने इस प्लॉट की डील फाइनल कर दी। अगले ही दिन घर की तामीर का सामान लाया गया। मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और सीमेंट, बजरी और ईंटें अपनी जगह ले ली। मैं हर शाम दफ्तर से वापस आकर काम का जायजा लेता और दिल ही दिल में खुश होता कि ये मेरा अपना घर होगा। तकरीबन 2 माह की मुसलसल मेहनत के बाद मकान मुकम्मल हो गया। एक खूबसूरत 4 दीवारी, 3 कमरे, एक किचन और दरमियान में एक कुशादा सहन। चारों तरफ की बाउंड्री वॉल के दरमियान सीमेंट की
जालियां लगाई गई थीं ताकि रोशनी और ताज़ा हवा का गुजर आसानी से हो सके। घर मुकम्मल होते ही मुझे एक गहरा सुकून महसूस हुआ। जल्द ही पानी और बिजली का भी इंतज़ाम हो गया और कुछ दिनों बाद मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस नए घर में मुंतकिल हो गया। नए घर में आने के बाद मेरी जिंदगी एक अरसे तक मामूल के मुताबिक चलती रही। सुबह जल्दी उठना, चाय का कप पीना, बच्चों को स्कूल के लिए जगाना और फिर दफ्तर का सफर, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। मगर शाम का वक्त, खास तौर पर वो लम्हा जब मैं दफ्तर से वापस लौटता, एक ऐसी कैफियत इख्तियार कर गया जिसने मुझे अंदर ही अंदर तब्दील कर दिया। जब मैं दरवाजे खोलता तो सहन की खामोशी, दीवारों पर पड़ती मध्यम रोशनी और हवा की हल्की सरसराहट मुझे बहुत पुरसुकून महसूस होती थी। मगर उसी सुकून में छोटी छोटी चीजें मुसलसल बदलने लगी थी। इब्तिदा में ये मामूली अलामतें थीं, जैसे कि बच्चे अपना खिलौना सहन में छोड़कर अंदर चले जाते, या जब मैं सहन में बैठकर चाय पीता तो महसूस होता कि किसी ने बाहर की सीमेंट की जाली के पास रखे छोटे बर्तनों को थोड़ा हिलाया है। कभी कभी बावर्ची खाने की खिड़की आधी खुली हुई मिलती, हालांकि मुझे यकीन होता कि मैंने उसे बंद किया था। ये सब मैंने शुरू में काम की थकन या बच्चों की गैर इरादी हरकतें समझा। मैंने अपने आप को ये तसल्ली भी दी कि शायद नए घर की फजा अभी पूरी तरह हमारी नहीं बनी। चंद रोज बाद एक रात जब सब सो चुके थे और मेरे कमरे की खिड़की सहन की तरफ खुली हुई थी, मैंने पहली बार उसे देखा। सहन में एक औरत आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगा रही थी। उसका लिबास काला और लंबा था जो उसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपे हुए था। वो एक गोल दायरे में घूमती हुई दीवार के करीब गई और जैसे ही दीवार के साए में पहुंची, वो गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे दीवार ने उसे निगल लिया हो। मैंने धीरे से खिड़की बंद की और खुद को जल्दी से अपने बिस्तर में महफूज करते हुए सोने की कोशिश की ताकि मेरी बीवी और बच्चे जाग ना जाएं। मगर उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर रही। दिल में एक बेचैनी और खौफ था जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। सुबह की रोशनी में मैंने अपने होशो हवास को मुजतमा किया और खुद को समझाया कि यह शायद सिर्फ रोशनी का एक धोखा था। मगर छोटे छोटे वाकयात बढ़ते गए। एक दिन मेरे बच्चों ने बताया कि सहन में किसी ने रोटी के टुकड़े बखेर रखे थे। एक रात बावर्ची खाने की मेज पर रखी कटलरी बगैर किसी वजह के हिलने लगी। मैं उन चीजों को संजीदगी से लेता गया, मगर घर में किसी को इस खौफनाक हकीकत के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे अंदर एक खामोश और गहरी चुप ने जगह बना ली और घर के अंदर एक पोशीदा शिकस्तगी सी महसूस होने लगी। एक शाम मुझे किसी सरकारी काम से घर आने में देर हो गई। जैसे ही मैंने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखा, मुझे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो हाथ हल्का गर्म नहीं बल्कि इस कदर सर्द था कि इसकी ठंडक अचानक मेरी पूरी कमर में उतर गई। मैं पलटा तो वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसका लिबास मुकम्मल स्याह था, बाल खुले हुए, चेहरा हल्का पीला और बड़ी बड़ी आंखें जो आम आंखें नहीं थी। उनके अंदर खून के कच्छे जमे हुए लग रहे थे और उनका रंग रोई से भी ज्यादा सुर्ख था। उसकी सांस एक बेआवाज सरसराहट की तरह थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक रही हो। मेरी जबान एक पल के लिए बिल्कुल बंद हो गई और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मगर घर के अंदर सोई हुई बीवी और बच्चों का ख्याल मेरे मन से कोई आवाज ना निकलने दिया। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ खींचकर दरवाजा बंद किया
और खुद को सहारा देने के लिए दीवार पकड़ ली। वो औरत मेरे करीब ही खड़ी थी। उसका चेहरा करीब आते ही मेरे पैरों तले जमीन हिल गई और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई दिखाई दी जो किसी भी जिंदा वजूद की आंखों में नहीं होती। एक बात ऐसी गहरी पुरानी तकलीफ जो मिट्टी और खून से बनी हो। मैंने जितना हो सका पुरसुकून रहने की कोशिश की। वो औरत बिल्कुल एक साए की तरह साकित खड़ी रही, फिर बगैर किसी आवाज के पीछे मुड़कर दीवार की तरफ चली और उसी जगह खड़ी होकर गायब हो गई। मैंने शायद अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेजी से सांस ना ली होगी, मगर किसी को जगाना मुझे मरने जैसा महसूस हो रहा था। बीवी का नींद में डर जाना, बच्चों की चीखें, ये सब ख्याल मेरी हिम्मत तोड़ देते। सुबह मैंने मामूल के मुताबिक काम किया, दफ्तर गया और कागजात संभाले, मगर वो मंजर मेरे जहन में बार बार आ रहा था। रात को जब सब सो गए तो मैंने घर के हर कोने को चेक किया। सहन की जाली के नीचे हाथ लगाकर देखा। मुझे जहरीली ठंडी मिट्टी की खुशबू महसूस हुई, मगर कोई जिस्मानी निशान नहीं मिला। मैंने सोचा शायद ये सब मेरी थकन और परेशानी का असर है, मगर मैं जानता था कि वो हाथ जो मेरे कंधे पर था वो एक हकीकत था, एक ऐसा लम्स जिसकी ठंडक मेरी हड्डियों में उतर गई थी। तब से मेरी रातों की नींदें उड़ गईं। मैं अक्सर सहन में बैठकर देर तक रोशन लाइट रखता, दरवाजों की चाबियां दोबारा चेक करता, बच्चों के पास सांस रोक कर खड़ा रहता और खुद को समझाने के लिए हर वो मंतक ढूंढता जो एक इंसान खुद को देता है। मगर अंदर एक चीज मुसलसल बढ़ती जा रही थी, वो वाज़े खौफ जो आम बातों को भी मुख्तलिफ मायने देने लगा था। और हर सुबह जब मैं दफ्तर जाता तो सुबह की धूप भी मेरे लिए वही पुरानी धूप नहीं रही थी। कुछ दिनों तक मैंने ये सब अपने दिल में ही रखा। मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, मगर मेरे दिल के अंदर एक खटका हमेशा रहता था कि ये मामला सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या वाकई ये सब मेरी आंखों का धोखा है या कुछ और? मगर वो रात, जिस रात मेरी बीवी ने भी वही मंजर देखा, उसके बाद मेरे पास कोई उज़र बाकी न रहा। वो रात आम रातों की तरह शुरू हुई। खाने के बाद बच्चे जल्दी सो गए। मैं और सायरा सहन में बैठे बातें कर रहे थे। रात का दूसरा पहर था। कब्रिस्तान की तरफ से आने वाली हवा में एक अजीब सी बोझल खामोशी थी। कभी कभी कुत्तों के भागने की आवाज आती और फिर वो भी अचानक बंद हो जाती। सायरा ने कहा, अहमद, मुझे लगता है इस घर में कुछ अजीब सी घुटन है, जैसे हर वक्त कोई हमें देख रहा हो। मैंने हंसकर बात को टालने की कोशिश की, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इसी दौरान अचानक बावर्ची खाने के अंदर बर्तनों की खड़खड़ाहट हुई। हम दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा, शायद कोई बिल्ली घुस आई है, और खड़ा होने लगा। लेकिन तभी बावर्ची खाने का बल्ब बज गया। सहन में सिर्फ मध्यम रोशनी बाकी थी। मैंने कदम बढ़ाया ही था कि सायरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने कपकपाते हुए कहा, अहमद देखो। मैंने पलट कर देखा तो सहन के बीच में वही औरत खड़ी थी। लंबा सिया लिबास, बाल कंधों पर बिखरे, चेहरा सफेद और आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख। वो बिल्कुल साकित खड़ी हमें घूर रही थी। सायरा की चीख मेरे कानों को फाड़ गई। मैंने भी अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश की, मगर यह वहम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सहन के कोने तक गई और जैसे ही दीवार के करीब पहुंची तो दीवार के बिकरीब बास आंख से फोट के अंदर मारा, अंदर गायब हो गई। सायरा की हालत खराब हो गई। वो कांपते हुए बच्चों के कमरे की तरफ भागी। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई और चीज थी। उस रात हम में से कोई भी सो नहीं सका। सुबह होते ही सायरा ने कहा, मैं यहां एक दिन भी नहीं रह सकती। मैंने भी दिल ही दिल में फैसला कर लिया
कि अब इस घर में रहना मुमकिन नहीं। हमने जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटा और अपने वालिद साहब के पास चले गए। वालिद साहब ने जब सारी बात सुनी तो एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि कब्रिस्तान के पास मकान मत बनाओ। वहां के मकीन अपने होते हैं और उनके बीच जाकर बसने वाले कभी सुकून नहीं पाते। आज भी वो मकान वैसे ही खड़ा है, नई 4 दीवारी, 3 कमरे और कुशादा सहन, मगर वहां अब कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि रात को कभी कभी उसकी जालियों से रोशनी झिलमिलाती है और एक औरत के कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं जब भी उस रास्ते से गुजरता हूं तो नजरें झुका लेता हूं। वो मकान अब मेरा नहीं रहा, बल्कि उसका है जिसने हमें वहां से हमेशा के लिए निकाल दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर दें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी खौफनाक कहानी हो तो आप हमें भेज सकते हैं।